नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाबहस में आपका स्वागत है। और महाबहस में आज मुद्दा उपचुनाव के नतीजों का। यूपी की 2 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर घमासान हुआ और उपचुनाव के नतीजे आए तो सभी चौंक गए। तीनों सीटों वहां बीजेपी हार गई। फूलपुर बीजेपी हार गई, जो कि पिछली बार उप मुख्यमंत्री का गढ़ था, और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार को करीब 60,000 वोटों से हराना क्या इस बात का संकेत है कि 2019 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुक सकता है अगर विपक्ष एक साथ एकजुट हो जाए। फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, उस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी संदीप दे रहे हैं। संदीप, जानकारी दें। शुरुआती दौर से ही जब से यहाँ पे मतगणना शुरू हुई, फूलपुर उपचुनाव की लगातार समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए थे और आखिरी राउंड जो 32वां राउंड था उसमें 59,613 मतों के साथ जो नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और काफी उत्साह और काफी जोश देखने को मिल रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं में, और वो जश्न मना रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी धन्यवाद दिया और साथ ही फूलपुर की जो जनता है उसको धन्यवाद दिया और कहा, जो भी मेरे पास 10 महीने का समय बचा हुआ है, इसमें मैं जनता के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट जीत ली है और 60,000 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है, जो कि 2014 में यह सीट केशव प्रसाद मौर्य के पास थी, जो कि अब सूबे में उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये नतीजे जो हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ अनिल यादव साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं स्टूडियो में। और हमारे सहयोगी राजीव शर्मा गोरखपुर में मौजूद हैं और वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जिनसे हम समझेंगे कि नतीजों का क्या मतलब है। राजीव, पहले गोरखपुर के फाइनल नतीजे आ गए हैं या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, और अभी तक क्या स्थिति है? सुशांत, अभी शायद इंतजार करना होगा गोरखपुर के फाइनल नतीजों के लिए। फूलपुर की तरह यहां पर तो जीत की बात नहीं कही जा सकती फिलहाल अभी तक, लेकिन वो जीत से कम भी नहीं है। 27 राउंड यहां पर हो चुके हैं, 34 राउंड करीब होने और 27 राउंड के बाद 21,117 वोटों की बढ़त है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट प्रवीण निषाद के पास यहां पर। और जो बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल हैं वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरू में दूसरे राउंड तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपने उसी कलेवर को यहां पर बचा कर रखेगी, जो कि योगी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी के परंपरागत वोट कहे जाते हैं। लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ है, जीत और हार को अलग कर दें, तो वो एक वर्चस्व यहां पर टूटा है। एक वो बात यहां पर टूटी है कि कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ यहां से हमेशा अपने नाम या खुद को जिताने की कुव्वत रखते हैं। तो फिलहाल अभी 7 राउंड के करीब बाकी है, लेकिन लीड अब ऐसी नहीं लगती कि इसको पाटा जा सके। 21,117 आप कह रहे हैं मतों का अंतर है और 7 राउंड की काउंटिंग बची है, तो उम्मीद कमी है कि जो बदलाव देखने को मिलेगा। नरेंद्र तनेजा जी, बीजेपी अब तक शुरुआती एनालिसिस में यह समझ पाई है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ बड़ा उलटफेर, आप 60,000 वोट से फूलपुर हार गए, 21,000 वोट से गोरखपुर में पीछे चल रहे हैं, इसकी वजह क्या रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, और गोरखपुर के जो नतीजे हैं उसका हम इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर कुछ ऐसा हमारे फेवर में नहीं है हम उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि हम जिस तरह की राजनीति करते हैं, जो हमारी राजनीति रचनात्मक होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, विकास पर फोकस होता है, लेकिन वहां पे क्या हुआ है, जो सारी जातिवादी ताकतें हैं और गांव-गांव में जाकर के इन्होंने जातिवाद और ये जो पुरानी सोच है, एक अंधेरे वाली सोच है, उसको लेकर के वहां पे अपना जो है सारा काम किया है। बजाय इसके कि लोगों को आगे का रास्ता दिखाया, इन्होंने पीछे का रास्ता दिखाया है। नहीं सर, लेकिन लोग उसी गोरखपुर में जो आप कहते थे, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे वो सुनते थे। 2014 में फूलपुर में आप लोग पहली बार जीते और वो डिप्टी सीएम वहां पर जीत दर्ज कर पाए, जो अब डिप्टी सीएम है। क्या ये मैंडेट जो है गोरखपुर में और फूलपुर में, वो सीएम और डिप्टी सीएम के काम के खिलाफ भी नहीं देखा जाएगा?
नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि ये कोई काम वाम का किसी का इसका वो नहीं है। काम तो दोनों बेहतरीन कर रहे हैं, पूरा देश जानता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ही होता तो फिर अगर राष्ट्रीय स्तर पर काम हो या राज्य के स्तर पर काम हो, उसको ये रेफरेंडम या मान लिया जाए, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। हमको सच्चाई पे जाना पड़ेगा। सच्चाई पे यह है कि समाजवादी पार्टी में कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, ये जाति की पार्टी है, एकमात्र छोटी सी जाति की पार्टी। जाति का खेल करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जिसे आप जाति की पार्टी बता रहे हैं, छोटी सी जाति की पार्टी जिसे आप बता रहे हैं, छोटी सी बात, वो भी जाति, छोटी सी जाति क्या होता है भाई? आप लोग अगर पिछड़े और दलित एक मंच पे आ जाते हैं तो आप उन्हें सांप चुचुंदर कहने लगते हैं, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं आप। शतरंज खेलते हैं। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं, देखिए, वो आपको लगता है कि इसी एक बात का नतीजा है, तो आप अभी से, मुझे लगता है अगर आप इसको लेके खुशी बना रहे हैं और आपको लगता है कि यही आपका नैरेटिव होने वाला है, यादव जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखिए, ये वहां पर जो आपने जो काम करा है, हमने उसको अध्ययन कर लिया, समझ लिया के लिए पड़ा है, या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के काम से लोग खुश नहीं है, बीजेपी के काम से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको वोट दे दिया? देखिए, दोनों ही बातें हैं इसमें। जहां तक अगर हम गोरखपुर की बात करें तो ये गोरखपुर वो गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद रहे हैं, 19 साल से लगातार सांसद रहते आए हैं। लेकिन ये वही गोरखपुर है जहां बीआईडी मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए और मंत्री ने बयान दिया कि अगस्त का महीना, बच्चे तो मरते ही हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बच्चों को क्या सरकार के ऊपर सोच के पैदा करते हैं लोग। तो ये सब जो बयान है वो जनता भूलती नहीं है। अभी तनेजा जी कह रहे थे कि हम लोग रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। तनेजा जी, आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि गोरखपुर में 5 बार की योजना में आपके 5 बार से सांसद हैं, आप मुझे 5 ही काम गिनवा दीजिए गोरखपुर के जो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिए हो, और मैं आपको कितने गिनवा दूंगा ना जाने। तनेजा जी, इसमें तो मैं भी इत्तेफाक रखूंगा। अभी पिछले हफ्ते मैं गोरखपुर में था 2 दिन के लिए, इतने मच्छर हैं सर, मच्छर की बात सुन के लग सकता है अरे ये क्या बड़ी बात है, लेकिन जिस गोरखपुर में साल दर साल इतने लोग जापानी बुखार से मर रहे हो, वहां मुख्यमंत्री के इलाके में मच्छर को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं थी सर। ऐसे में लोग खिलाफ में वोट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमने एम्स के लिए 2 साल पहले जमीन दे दी थी, ये 2 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगा पाए वहां पर, और कह रहे हैं कि विकास की बात जवाब दे लेंगे। देखिए, अब मुझे मौका दीजिए जवाब देने का। मौका दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, जो आपने बात करी कि मुख्यमंत्री बने हैं, जो आप अस्पताल का जो हादसे की बात कर रहे हैं, वो तो उसके 3 महीने बाद हुआ। अच्छा, वो हादसा जो था उसमें तमाम बच्चे वो वोटर वाले नहीं थे, वो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से वहां पर लोग पहुंचते हैं। वो हादसा इसलिए हुआ कि इससे पहले जो सरकार थी, वो समाजवादी सरकार थी, वो तो एक्सप्रेस वे बना करके और उसमें करते रहे। अरे भैया, बात तो सुन लीजिए। नहीं, ये दुखद है, ये आपका स्टेटमेंट भी दुखद है। अरे भैया, जवाब तो सुन लीजिए। आप सड़क पे नुक्कड़ भाषण नहीं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं बच्चे नहीं थे। अरे वहां के नहीं थे, हमें भी दुख है, हम तो नहीं थे। नुक्कड़ भाषण मत करिए, सुन लीजिए। अच्छा, उनको सुन लीजिए। अरे नुक्कड़ ठीक है, बोलिए भैया। नुक्कड़ ऐसी बहस होती होंगी, मैं नुक्कड़ पे सुन लीजिए। आपको ये नुक्कड़ बहस मत करिए कृपया करके, जिम्मेदार तरीके से बहस। मैंने ये जो मेरे पे कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी कहा नहीं है, इनकी सोच बोल रही है मुंह से। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। बच्चे पूरे देश के होते हैं, बच्चे पूरे देश के होते हैं। तो फिर आपने क्यों कहा कि चुनाव वहां पर तो वो बच्चे ही नहीं थे, सबके बच्चे थे वो? कैसे आप खुद ही ऐसा? उनको बोलने दीजिए भाई। सर, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर वो बात जो है ना इधर से उधर हो जाएगी। सर, जल्दी जवाब दीजिए और मैं मानव के पास जाऊंगा। ये आप घटिया बहस नुक्कड़ की कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, आप बोलिए ना, मैं तो आपको वक्त दे रहा हूं। बैठ जाऊंगा सर, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप बोलिए। मैं नहीं करूंगा, ये मेरा स्तर नहीं है आपका। तनेजा जी, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप बोलिए सर। अच्छा, दूसरा देखिए, वहां पे जो नहीं, इनको पीछे चुप कराइए ना, ये नुक्कड़बाज जो है, इनको चुप कराइए, तभी तो बोल सकते। अच्छा, मैंने ये कहा कि जो वहां पे हुआ था, ये अखिलेश सरकार जो थी, उन्होंने जो बच्चों के साथ नेग्लेक्ट किया, मेडिकल सेक्टर को नेग्लेक्ट किया, बच्चों के साथ अत्याचार किया, उसका नतीजा हमें तो 90 दिन नहीं हुए थे वहां आए हुए। तो ये बच्चों के खिलाफ है, बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ, ये उसके लिए ये जिम्मेदार है। दूसरी बात, हम तो बच्चों की जितनी परवाह करते हैं, ये कभी सोच नहीं सकते। ये इन्होंने एक अपने परिवार की जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां विकास करा था। कभी सामंतवादी स्वास्थ्य के लोग 1 साल से मुख्यमंत्री का इलाका है, आप हार रहे हैं, तो जवाब आपको देना होगा। सर, मैं थोड़ा सा मीम अफजल साहब का भी रिएक्शन लूं। मीम अफजल साहब, मुझे ठीक है, 10 सेकंड में दीजिए जवाब। सुशांत जी, अरे ठीक है, आप इनका जवाब सुन लीजिए सर, 10 सेकंड में आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भाषा का इस्तेमाल अपने स्तर के हिसाब से सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। भाई, आप कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, हम कह रहे हैं आप गिनवा दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, 500 बेड का मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया वहां पर, 100 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर हमने बनवाया वहां पर, 276 करोड़ का नौका विहार हमने बनवाया वहां पर,
और जहां तक आप बीआरडी की बात कर रहे हैं ना, आपको बता दूं इस हादसे के होने के बाद भी जब अगला बजट आया तो योगी जी ने 1 रुपया इस बजट में बीआरडी कॉलेज के नाम नहीं दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? फिर अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप उसे कभी घटिया कहते हैं। लेकिन सर जब बच्चों की मौत का आंकड़ा निकालिएगा तो वो आपके शासनकाल में भी हो रही थी ना, ऐसा तो नहीं था कि रुक गई थी। स्टेटमेंट की बात अलग है, लेकिन आप ये मत कहिए कि आपने जैसे रोक दिया था और इनके आने के बाद बच्चों की मौत हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि हमने काम किया, हम उसी दिशा में लगा। ठीक है, मैं उस पर अलग से जाऊंगा। मीम अफजल साहब मुझे ये बताइए कि ये दोनों नतीजे जो आए हैं, या बिहार के भी हम नतीजे देख लें, कांग्रेस इस बात से ज्यादा खुश दिख रही है कि बीजेपी हार गई, उसे अपनी हार का गम कम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जितने रिएक्शन देख रहा हूं ट्विटर पर, फेसबुक पर, या जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर, आपको अपनी हार का गम कम है क्या? देखिए, हमें कोई रमी नहीं है हारने का जो आप बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं। काफी कंफ्यूजन है, लोग ये समझ रहे हैं कि हम जानबूझ करके खड़े हो गए और हम बुरी तरह से हार गए। मैं आपको पूरी बात बता देता हूं और मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये मेरा ऑफिशियल, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। हमने जब बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो जाहिर है समाजवादी पार्टी से हमारी दोस्ती है। हालांकि हमारा गठबंधन नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की 3 बार और हमने चाहा कि 1 सीट वो लड़े, 1 सीट हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं बन सकी। उसके बाद भी जब नॉमिनेशन फाइल हो गए, उसके बाद भी हमने कहा कि जब नॉमिनेशन विड्रॉ करने का टाइम हुआ तो हमने कहा कि हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, 1 आप सीट लड़ लें, 1 हम लड़ लें, तो भी बात नहीं बनी। ये हमारी मजबूरी थी। शायद आप ही ये कह रहे होते अगर हम ना लड़ पाते तो कहते कांग्रेस पहले से ही मैदान छोड़ करके भाग गई। लेकिन बाद में जब बहन मायावती जी ने एक सपोर्ट दे दिया समाजवादी पार्टी को, तो उसका नतीजा ये होना ही था। अब आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि बाद में भी हम विड्रॉ कर सकते थे। जाहिर है कि हमारा कैंडिडेट खड़ा हो गया था, आगे बढ़ गया था। और दूसरी बात यह कि हमारा ये अंदाजा था कि हमारी स्ट्रैटेजिकली हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आप उसका नतीजा देखिए कि हमने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। तो इसका मतलब मीम अफजल साहब आप ये मान रहे हैं कि आप लोग जीतने के लिए लड़े ही नहीं, और आप लोग जिताने के लिए लड़े। और देश की इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश पर इतने साल राज किया, वो उत्तर प्रदेश में आज इस स्थिति में है, या देश में स्थिति में है कि 2 क्षेत्रीय दलों को मिलकर जिताने के लिए वो इस तरीके से फैसला ले रही है। ये तो आपके लिए दुखद विषय है। नहीं सुशांत जी, देखिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर हम लड़ते तो पूरी ताकत से लड़े होते, लेकिन जब बहन मायावती जी ने सपोर्ट किया तो हम इस इल्जाम से बचना चाहते थे कि हमारी वजह से कैंडिडेट हार गया भारतीय जनता पार्टी से। सर ये तो अब सुन के लग रहा है कि आप लोग हार गए। सर ये सुन के ऐसा लग रहा है आप लोग हार गए, एक बीच का रास्ता निकालना है कि हम जिताना भी चाहते थे। अरे आपको कैसे पता था कितने लोग आपके नाम पर वोट नहीं देंगे या देंगे? आप अगर वोट काट देते, जो आपने काटा ही है, जितना भी वोट पड़ा है, तो उससे असर पड़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मालूम था, हमने बहुत सोच समझकर जो कुछ किया, बहुत सोच समझकर किया। ठीक है तनेजा जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। जाहिर है कि अगर कोई सवाल इस पर पूछना हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। मैं मीम अफजल साहब, मैं मृत्युंजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक और सवाल मीम अफजल से ले लूं। मीम अफजल साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आपको दुख क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन अगर मजबूत हो रहा है और उत्तर प्रदेश में नतीजे बदल देगा, और दूसरे राज्यों में अगर क्षेत्रीय पार्टियां 2019 में बेहतर प्रदर्शन करेंगी, तो इसका मतलब यह है कि 2019 में राहुल गांधी भी पीएम नहीं बन पाएंगे अगर नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे। तो पीएम कोई क्षेत्रीय दल का बनेगा, राहुल गांधी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नतीजे इसका भी संकेत है। सुशांत जी, राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री का शोषा किसने छोड़ा? हमने तो कभी नहीं कहा। खुद राहुल जी ने एक बात कही थी कि 2019 में मैं बनूं या कोई भी बने या ना बने, लेकिन किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बता सकता हूं
कि कोई भी बने लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। ठीक है, राहुल जी ने आज तक सर, इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आपकी बात सुनकर आप बड़े नेता हैं, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राहुल जी को आपको सुन के मैं ये मान रहा हूं और बड़ी लड़ाई लड़ते हैं कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि वो किसी को भी जिताने के लिए तैयार है। खैर, मैं इस पर लौटूंगा। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, पहले जीत के लिए आप लोगों को बधाई, और ये बताइए कि बिहार में ये क्या हुआ, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्यों वहां पर आप लोग जीत पाए या एनडीए हार गई? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि ये उपचुनाव जो हो रहे थे बिहार में, ये उपचुनाव का बहुत विशेष अहम इसलिए थे कि जिस तरह से बिहार में जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया, और जो तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगाकर ये बहाना बनाया गया महागठबंधन तोड़ने का, आरजेडी से अलग होने का, जनता ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर मुहर लगाई। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को इन लोगों ने, जिस साजिश के तहत आज वो जेल में है, लालू प्रसाद जी के विचार को तो इन लोगों ने कैद करके रखा। तो मृत्युंजय जी, क्या ये नतीजे इस बात का संकेत है कि लड़का बड़ा हो गया, पिता भले जेल में हो लेकिन तेजस्वी जो हैं वो अब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अपने बलबूते जीत दिला सकते हैं? एकदम दिला सकते हैं। 28 साल के इस नौजवान ने बड़े बड़े धुरंधरों को इस चुनाव में पराजित किया। तो भभुआ में क्यों नहीं दिला पाए? करके बिहार के सारे राजनेता कैंप किए हुए थे अररिया जहानाबाद में। जी, भभुआ में क्यों नहीं दिला पाए? अगर जीत दिला सकते हैं तो भभुआ में भी दिला देते, तीनों सीट जीत जाते। देखिए भभुआ की सीट पर आप देख लीजिए जिस मार्जिन से वो जीती हैं, इसके पहले जो जीते थे भभुआ, ठीक है कि हम भभुआ में नहीं जीते, लेकिन भभुआ में सारा खेल बीजेपी ने किया जीतने के लिए। जिस स्तर पर वो जाकर के वहां उपचुनाव में लड़ रही थी, इसके बावजूद वो उस मार्जिन से नहीं जीत पाई। लेकिन अररिया के सीट पर आपको पता होगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के ठीक एक दिन पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किस तरह की बातों का उन्होंने, तो जो आप खेल बता रहे हैं भभुआ में, वही खेल उन्होंने अररिया में भी किया ना। आप जहां जीत गए वहां अपना श्रेय ले रहे हैं, जहां आप हार गए उसका श्रेय बीजेपी को दीजिए। ये होना चाहिए ना सर। मैं बता दूं अररिया का लोकसभा चुनाव जो था और जहानाबाद का, वो भभुआ से इसलिए अलग था। आप देख लीजिए, पहले तो जनता दल यू कह रही थी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में जनता दल यू वहां से टिकट देती है। और अभिराम शर्मा जी, आप पता कर लीजिए अपने रिपोर्टर से भेज करके कि जहानाबाद में किस तरह से धनबल का प्रयोग हुआ। अररिया में सारे लोग कैंप कर गए, इसके बावजूद हम वहां दोनों जगह जीते हैं। और हमारी सीट जिस तरह से ये लोग चाह रहे थे तेजस्वी यादव जी को हल्के में ले रहे थे, आपत्ति होती है इनका भ्रम था। जहां आप लोग या विपक्ष की पार्टियां ना जहां पर जीतती हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, वहां धनबल का प्रयोग नहीं चल पाता। जहां आप लोग हार जाते हैं वहां ईवीएम में दोष हो जाता है, वहां धनबल जो है वो हावी हो जाता है। वोटर के साथ ना ये बड़ा नाइंसाफी है सर, कि जहां वोटर आपके साथ है वो ठीक है और जहां पर नहीं है आप उसको बिकावा बता देते हैं या फिर ईवीएम में गड़बड़ी बता देते हैं। इस पर मुझे आपत्ति है। वर्णित के पास चलते हैं। वर्णित हमारे साथ लखनऊ से हैं। वर्णित और राजीव, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, पहले वर्णित के पास जा रहा हूं। आप लोग भी लगातार इस इलेक्शन को कवर कर रहे थे। आपके हिसाब से जो यूपी में उलटफेर हुआ है, इसकी वजह आप लोगों को क्या लग रही है? वर्णित पहले। देखिए जैसी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने जो उनसे जो कार्यकर्ता हैं उनको नजरअंदाज किया है, उनकी बात तो नहीं सुनी है। एक साल में जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है, हर विधायक जो है वो यहाँ लखनऊ आ रहा है, अपने अपने क्षेत्र से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है और कह रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं हम जाके वहां पे जो अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं जो है वो एक साथ एक्यूमुलेट हुई हैं पूरे एक साल में, और जब कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया गया तो उसका जो अंदाजा है और जो उसका जो पूरा हश्र है वो हम देख सकते हैं फूलपुर। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मैंडेट जो है वो बीजेपी के काम के खिलाफ है, जो कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया उसके खिलाफ है, सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ है। काम तो किया ही नहीं।
जी, निश्चित तौर पे इसको इसी तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि लाजमी सी बात है, एक साल में जिस तरीके से काम किया है सरकार ने, उसके बाद ये जो मैंडेट आया है, खुद भी वो ये खुद मैंने जब मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने भी ये बोला था कि हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास ही हमारा मूल मंत्र है जो कि हमें प्रधानमंत्री ने दिया है, और हम वही उसी चीज का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है राजीव, मैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। वर्णित बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, काम को लेकर भी लोगों का मैंडेट ये माना जाना चाहिए जो गोरखपुर और फूलपुर में नतीजे आए हैं। राजीव भी हमें बताएंगे, और हम छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने इन नतीजों को लेकर क्या कहा है, उस पर उन्होंने इंडिया न्यूज से जो बातचीत की है वो आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सवाल उठने लगा है कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने का फॉर्मूला मिल गया है, क्योंकि बीजेपी इन उपचुनावों में हारती दिख रही है। सिर्फ एक भभुआ की सीट है जहां पर उसने बिहार में जीत दर्ज की है। गोरखपुर हार गए, योगी आदित्यनाथ का गढ़ था। फूलपुर जहां पर वो जीते थे पिछली बार, डिप्टी सीएम का इलाका था, वहां पर वो हार गए। और इसीलिए हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बीजेपी से, मीम अफजल कांग्रेस से, अनिल यादव समाजवादी पार्टी से और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हमारे साथ है। वर्णित गुप्ता और राजीव शर्मा हमारे दो सहयोगी लखनऊ और गोरखपुर से बने हुए हैं। राजीव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारे सहयोगी अरविंद से बात की, आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। गोरखपुर और फूलपुर के नतीजे अब लोगों के सामने हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनसे बात करते हैं। केशव जी, आपको क्या लगता है कहां चूक हो गई, कहां कमी हो गई, किसकी वजह से जो है ये परिणाम आया? देखिए, इसकी समीक्षा करेंगे, बैठक होगी, कहां चूक हो गई, कहां भूल हो गई और उसको समझेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ध्यान में आता है, सपा बसपा का एक होना, हमारे मतदाताओं का उतनी विश्वास की नहीं, भाजपा तो जीत ही रही है, इस विश्वास से भरे होने के कारण जहां 50% वोट पड़ना चाहिए वहां 22% पड़ा। जहां हमें 90,000 की लीड मिली थी वहां 2-4 हजार की लीड में हम सिमट करके रह गए। तो इसका बड़ा कारण था और मैं यह मानता हूं कि इस चुनाव के जो नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं, इससे हमें 2019 की व्यवस्थित तैयारी करने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि सपा और बसपा यह दोनों ही नहीं बल्कि इसमें कांग्रेस भी, तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ रहे थे और वोट इस लेवल पे ट्रांसफर होगा बसपा का सपा के पक्ष में। मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसा मेरा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण से वो वोट ट्रांसफर हुआ और हमें फूलपुर में भी और गोरखपुर में भी दोनों जगह मतलब सपा के प्रत्याशी की तुलना में कम वोट मिला है। किशोर जी, आपको लगता नहीं है कि कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ था उसको लेके और मनन, क्योंकि दोनों जगहों पे कैंडिडेट जो थे, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई बनारस से आप लेके फूलपुर गए क्योंकि वो पटेल थे, गोरखपुर में भी जो कैंडिडेट का चयन हुआ कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अगर निषाद देते तो शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको जिस तरीके से वोट मिला था, आप 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर भी कहीं न कहीं मायने रखता है? नहीं, देखिए, ये फैक्टर इस चुनाव में शेष नहीं रहा है। उपेंद्र शुक्ल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत, जिसे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। ये जनता का फैसला है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन के रूप में है, हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं गोरखपुर से भी और फूलपुर से भी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता के इस फैसले के अनुरूप वे प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। क्या लगता है वजह, क्योंकि 1 साल सरकार का होने जा रहा है, जैसे कि दावे पे विकास भी बहुत था, सपा बसपा का लास्ट मोमेंट पर अलायंस में, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं। सपा बस अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे। लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का
राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है और कहां कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने, उनका परिमार्जन करने और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए जी जान से लग करके हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश के अंदर बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का दौर पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ है, प्रदेश की जनता इसको समझेगी। सर, आपको लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन कहीं बीजेपी के लिए थ्रेट है, या 19 में आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपचुनाव स्थानीय मुद्दे भी उपचुनाव में हावी होते हैं। दूसरा, पब्लिक का रुझान, मतदान का प्रतिशत कम होना। जनरल चुनाव आएंगे तो जनरल चुनाव में राष्ट्रीय इश्यूज होंगे। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 वर्षों के दौरान जो कार्य हुए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये नेशनल इश्यू उसमें महत्वपूर्ण होंगे, लोकल इश्यूज उसमें डायल्यूट होते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब आम जनमानस कार्य करता है तो वह एक बड़े उद्देश्य को सामने रखकर देखता है। उपचुनाव में लोकल इश्यूज हावी हो जाते हैं, लेकिन इन सब की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अति आत्मविश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है, जिससे भविष्य में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सपा और बसपा का जो सौदेबाजी वाला मेल था उसकी वजह से वो हार गए और थोड़ा अति आत्मविश्वास भी हो गया था। नरेंद्र तनेजा जी, मैं मेरे सहयोगी राजीव के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक छोटा रिएक्शन चाहता हूं। मुझे ये समझाइए कि जब दो ऑपोजिट पोल्स जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी साथ आ जाते हैं तब उसमें कोई सौदेबाजी नहीं होती, और सपा बसपा साथ आ जाए तो सौदेबाजी हो जाती है। क्यों? सही। नहीं, देखिए, उसकी मैं आपको बताऊं, दोनों का इतिहास लेना पड़ता है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने, ये मायावती जी का कहना था, उनको जान से मारने का प्रयास किया था जब वो गेस्ट हाउस पे जो हमला हुआ था। उसका पूरा दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का रहने वाला हूं, मैं समाजवादी पार्टी को शायद अनिल यादव जी के बराबर ही जानता हूं, कम नहीं जानता हूं, है ना। तो उनका जो पूरा रहा है, जो बात देखिए, कोई भी अच्छा उन्होंने माफ कर दिया ना सर, पंडित नेहरू, आपने नरेश अग्रवाल को माफ कर दिया, वो आपको भर भर के गाली देते थे, आपने माफ कर दिया, अपनी पार्टी में बुला लिया। इन्होंने भी राजनीतिक परिस्थिति देखी है, उनको माफ कर दिया, साथ आ गए। ये तो पाकिस्तानी बता रहे थे पहले नरेश अग्रवाल को। नहीं, वो बात नहीं है, बताया था भाई। नहीं, वो बात नहीं है। बात ये होती है कि कोई तो मेल होना चाहिए। ये दोनों जाति की पार्टियां हैं, जातिवाद फैलाती हैं, देश को अंधकार में ले जाना चाहती हैं और जातिवाद की राजनीति कर रही है। आपको दलित जनता जो मिलने से इतनी आपत्ति क्या है भाई? वोटर को दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? राजीव, मुझे एक बात बताइए। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं जल्दी जरा जाऊंगा। राजीव, मुझे एक बात बताइए, गोरखपुर में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मठ का कैंडिडेट नहीं था इसलिए सपा जीत गई, बीजेपी हार गई। क्या ये आपको लगा वहां पर बात करके?
सुशांत, देखिए यहाँ पर बड़ा कारण तो वही है जो अक्सर जो केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे थे और योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे थे, सपा बसपा के गठबंधन ने वो नुकसान पहुंचाया है जिसकी उम्मीद नहीं की गई। उसके बाद एक आत्ममुग्धता इतनी हो चली थी यहाँ पर कि यहाँ पर तो परंपरागत वोट बैंक है, हमें यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला, लिहाजा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और उसकी भी चिंता बीजेपी नेतृत्व को नहीं रही और उसका खामियाजा आज देखना पड़ा। इससे भी बढ़कर अगर आप लोगों से यहाँ पर बात करते हैं तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि महाराज जी जिन्हें कहा जाता है, महाराज जी दरबार लगाते हैं और वहां पर 10-10 बार अगर कोई जाता है तो उसकी सुनवाई होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग दूर हटने लगे। जैसे आप शुरू में बता रहे थे कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, इसलिए शायद ये हार बीजेपी को झेलनी पड़ी है। अनिल जी, मुझे दो बात बताइए, बहुत सारे लोग ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया इसलिए बीजेपी हार गई। 2019 में जब मोदी प्रचार करेंगे तो सपा बसपा साथ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई हम हर चुनाव में पूरी ताकत लगा देते हैं और हमने देखा भी है, चाहे ये तो फिर भी लोकसभा का चुनाव था, इन्होंने तो निकाय चुनाव में जो कि पार्षदों तक के चुनाव में योगी जी ने सभाएं करी है, तो नहीं गए थे ना सर। बात ताकत लगाने की, अगर नहीं किया तो ये तो इन्हीं की गलती है। और जहां तक योगी जी जब वो उतरेंगे तो इसका मतलब तस्वीर बदलेगी ना। देखिए, 2019 की बात अगर होगी तो वहां पर वो सब मुद्दे गिनवाए जाएंगे। क्या नीरव मोदी को जनता भूल जाएगी कि जो गरीब नौजवान? मुझे एक बात बताइए, सपा बसपा जब अभी तो देखिए 2 सीट की बात थी, जब 2019 की बात होगी, 80 सीटों की बात होगी, क्या आप लोग सीट बंटवारे को लेकर आप लोग मान जाएंगे मायावती और आपके बीच ये गठबंधन चल पाएगा? अभी 2019 में क्या होगा उसमें समय है और उसके लिए दोनों ही पार्टी, बल्कि कांग्रेस भी और जितने भी मैं समझता हूं और जो विपक्षी दल है, सभी अपने उनके बड़े नेता बात करेंगे और ऐसी। ठीक है, मीम अफजल साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, कल डिनर पर क्या खिलाया था आपने कि आज ही एकदम परिणाम पलट गए और आप लोगों के या आपके साथ जो डिनर पर थे उनका फायदा हो गया? वो रेसिपी जरा बता दीजिए। अब देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह तो ये नहीं कहूंगा कि मैं खुशकिस्मत हूं इसलिए देश में खुशकिस्मती का भारतीय जनता पार्टी का राज आया है। कल वो बात अलग थी और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ, जल्दी से सर, वक्त नहीं है। मैं अभी योगी जी का जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें एक ब्लड पॉइंट है, उन्होंने कहा कि स्थानीय जो मसले होते हैं, स्थानीय जो मसले होते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि स्थानीय मसलों के लिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, सही बात, और नेशनल मसलों के लिए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, ऐसा वो कह रहे थे। तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि ये उनकी नाकामी है जबरदस्त। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था सर, मैं माफी मांग रहा हूं, आपसे बात पूरी नहीं कहने दे पा रहा, लेकिन लोग ये भी लिख रहे हैं ट्विटर पर कि कांग्रेस कितना भी करा दे डिनर, 2019 में बीजेपी होगी विनर। अब वो स्थिति होती है नहीं होती है नहीं पता, लेकिन इन नतीजों से मैदान खुल गया, इतना जरूर कहा जा सकता है और देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।